Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering class 7th new NCERT of Science Curiosity. तो इसका चैप्टर नंबर 6 एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, ये इसका पार्ट 1 है। ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 10 भी हम कर चुके हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ। लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा समय आता है जब हमारी बॉडी में कुछ ग्रोथ या चेंजेस देखने को मिलते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेंज द कलर। यस, सो द जर्नी ऑफ अ प्लांट जनरली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। विद प्रॉपर नरिशमेंट द सीड बिकम्स अ सैपलिंग एंड मैच्योर इनटू अ यंग प्लांट। जैसे प्लांट की अगर हम लाइफ की जर्नी की बात करें, सो एक बीज से स्टार्ट होता है प्रोसेस, सीड से, है ना, जर्मिनेशन होता है, छोटा सा ऐसे बड निकलता है, फिर छोटा सा ऐसे जर्मिनेशन होता है, फिर ये एक सैपलिंग में डेवलप होता है, 2 इसके लीव्स आते हैं छोटे से, फिर ये छोटा एक प्लांट बनता है, यंग प्लांट। एंड दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। अब ये जो प्लांट है बड़ा होकर एक पेड़ भी इसी तरीके से डेवलप होता है, राइट। सो ये जो चेंजेस हैं, ये जो जर्नी है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन हाइट। क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? जैसे पहला है कि हाइट में चेंज हुआ, है ना, एक इतना छोटा सा बीज बड़ा होकर इतना बड़ा पौधा बन गया, या पेड़ बन गया। द अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, बहुत सारे पत्ते आ गए हैं। पहले यहाँ मैंने बताया 2 लीव्स थे, अब पेड़ पे तो बहुत सारे पत्ते होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड न्यू सीड्स, नए नए फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और भी बहुत ज्यादा। जैसे फ्रूट्स आएंगे तो फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं, है ना। आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो के अंदर बीज भी होता है। सो फ्रॉम दीज सीड्स न्यू प्लांट्स इमर्ज। अब इसी बीज को, जो मैंगो के अंदर कोई बीज निकला, उसको हम फिर से रीग्रो कर सकते हैं दोबारा से एक नए प्लांट को ग्रो करने के लिए, है ना। सो बीज से लेकर कितने सारे चेंजेस हमने देखे। हाइट में नए नए पत्ते आ जाते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, नए बीज बनते हैं, और इन्हीं बीज से एक नई लाइफ इमर्ज होती है, राइट। सो इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट अ सीडलिंग्स will develop and capabilities to produce its own seeds immediately after germination। अब एक बात बताओ, जैसे हमने एक बीज लगाया किसी भी चीज का और ये जर्मिनेट हुआ, तो क्या ये जो जर्मिनेशन अभी स्टार्ट हुआ, छोटा सा जो बीज है अभी, क्या ये तुरंत एक और ऐसा पौधा बन सकता है इसके द्वारा? सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये ऐसा नहीं है, अनलाइकली, ऐसा नहीं होता है। इट नीड्स टू ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। ये जो बीज है इसको मैच्योर होना पड़ता है, एक पेड़ बनना पड़ता है, इसमें फल आते हैं, फल से फिर एक बीज मिलता है जिसके थ्रू हम नया पौधा डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें टाइम चाहिए होता है ताकि पेड़ जो है वो मैच्योर हो जाए। सिमिलरली, ऐसे ही जैसे हमने पेड़ का एग्जांपल देखा, वैसे ही एनिमल्स आल्सो नीड्स टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी बिफोर दे कैन प्रोड्यूस। तो एनिमल भी, जैसे अभी एक छोटा सा बेबी हुआ, ठीक है, अब एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स से डॉग की बात करते हैं, तो एक पपी हुआ छोटा सा, तो वो क्या तुरंत एक बेबी को बॉर्न कर सकता है या एक बेबी को जन्म दे सकता है? नहीं, उसको पहले मैच्योर होना होगा, तभी जाकर वो अपने जैसा कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट। सो सम एनिमल्स ले एग्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग्स ले करते हैं, एग्स में से बेबी होता है। जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, अंडे में से बेबी निकलता है, राइट। दैट हैच मतलब अंडा जब फूटता है उसको हम बोलते हैं हैचिंग। दैट हैच इनटू यंग वंस। ये एग अगर मैच्योर हो जाता है तो इसमें से हैचिंग होती है और बर्स्ट होके एक नया बेबी इसमें से निकलता है। व्हाइल अदर्स, तो ये तो गए कुछ एनिमल्स की बात, लेकिन ह्यूमंस जैसे जैसे हम लोग हैं, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें एक बेबी बॉर्न होता है। इन बोथ केस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। चाहे वो एग की बात हो, चाहे ह्यूमन बींग का बेबी जो ग्रो होता है, तो ये दोनों ही इनके आप देखेंगे कि इसमें टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, साइज में चेंजेस आते हैं, राइट। सो ये हम पढ़ रहे हैं कि लाइफ की जर्नी कैसे होती है, कैसे एक प्लांट में हमने देखा बीज ग्रो होकर प्लांट बनता है या फिर ट्री बनता है, और मैच्योरिटी के बाद उसमें फल आते हैं, फल से बीज आते हैं, और उसी बीज से नया पौधा बनता है, राइट। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग्स ले करते हैं, और ह्यूमन काइंड्स जो हैं वो बेबी बर्थ करते हैं डायरेक्टली, है ना, यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। इन सभी में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, साइज में चेंजेस होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सो द जर्नी ऑफ लाइफ, यहाँ पर क्या इमेज दी गई है? यस,
सो ये चैप्टर में आपकी इमेज दी गई है कि किस तरीके से जब हम एक एज में पहुंचते हैं उस समय की बात की गई है। तो आगे चैप्टर्स में डिटेल में सारी चीजें हम समझने वाले हैं। सो जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, उसकी लाइफ की जर्नी को कुछ स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। इन्फेंसी, जब हम बहुत छोटे होते हैं। चाइल्डहुड, जब हमारा बचपन होता है। एडोलेसेंट, बचपन के बाद जो स्टेज आती है लाइफ में उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस। और एडल्टहुड, एडल्टहुड मतलब होता है जब हम मेच्योर हो जाते हैं। सो इस एडल्टहुड, बिल्कुल जब हम मेच्योर पर्सन बन गए हैं और जब हमारा बचपन है, ये चाइल्डहुड, इसके बीच में जो एक स्टेज होती है उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है ओल्ड एज। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, चलिए देखते हैं। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस एट देयर ओन पेस। द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज में वरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। सभी जो स्टेजेस हमने देखे, इनका ड्यूरेशन कितने साल तक कौन सा स्टेज रहेगा ये डिफर करता है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग होता है। फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, जब हम बहुत छोटे एक न्यू बॉर्न होते हैं तब से लेकर, और जब हम एडल्ट होते हैं, जब हम मैच्योर होते हैं, आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस। मतलब ये वाली जो स्टेज है यहाँ से और जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो इस बीच में ये वाला जो एक स्टेज है इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। Until around 10 to 12 years of age, most changes are related to height and weight. 12 या 10-12 साल की एज जब तक आती है तो ज्यादातर चेंजेस हमें सिर्फ हाइट और वेट को देखकर मिलते हैं। मतलब 5 साल का बेबी है, जब वो 10 साल का होगा तो उसकी हाइट जरूर बढ़ेगी, है ना, हाइट बढ़ेगी या वेट में चेंजेस आएगा, उसका वजन बढ़ेगा। आफ्टर दिस, जैसे 10-12 साल की एज खत्म हो गई, जब आप टीन एज में आते हैं, 13 ईयर्स में आते हैं, आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर। बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जो हमें नोटिस होते हैं हमारी बॉडी में। मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस, यहीं से हमारी लाइफ में ये वाली स्टेज यानी एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है उसकी शुरुआत होती है। सो दिस पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19। ये जो हमारा चेंजेस हम देख रहे हैं, ये जो स्टेज आती है लाइफ की, ये 10 से 19 साल के बीच में आती है, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड। ये जो स्टेज है एडोलेसेंस, इसमें हमारी बॉडी तैयार होती है एडल्टहुड के लिए, मैच्योरिटी के लिए। ह्यूमंस लाइक मोस्ट अदर लिविंग बीइंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। जैसे हमने बीज की बात की, एक छोटा बीज दूसरे बीज को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन ये बीज जब ग्रो होकर पेड़ बनेगा, पेड़ से फल आएंगे, तो उस फल से हमें बीज मिलता है। ऐसे ही जो बेबी बॉर्न होता है, जैसे बर्थ होता है बेबी का, तो वो ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा बेबी फिर से एक बेबी को रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर बॉडीज नीड टू ग्रो, उनकी बॉडी बड़ी होगी, एक स्टेज आएगी मैच्योरिटी की, तब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या अपने जैसा बेबी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि बेबी को ग्रो होना होगा एज ए एडल्ट, तब जाके बेबी जो है वो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग या बेबी दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एज ह्यूमन ग्रो एंड डेवलप, जब ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य जो है, हम बच्चे जो है, जब ग्रो होते हैं, डेवलप होती है हमारी बॉडी, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। जब हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, ग्रो हो रही होती है, तो उसमें हमारी फिजिकल यानी जो हमारा शरीर है उसकी बनावट में चेंजेस आते हैं। इमोशनल, हमारी जो इमोशंस है उसमें चेंज आते हैं। बिहेवियर करने के तरीके में चेंज आते हैं, अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारी बॉडी में डेवलप होता है, जिससे कि हम आगे चलकर जब मैच्योर होते हैं तो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को या बेबी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस में बी क्वाइट क्लियर ऑब्जर्वेबल। देखिए, कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आप थोड़ा धीरे पढ़ाइए, मैं रीड कर रही हूँ फास्ट। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि मैं बहुत फास्ट रीड कर रही हूँ, आप स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना। यूट्यूब में तो ऑप्शन होता है स्पीड कम करने का, मेरा फ्लो इसी तरीके से है, तो मैं ट्राई करूंगी थोड़ा धीरे बोलने का। बट जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, दे कैन स्विच और दे कैन चेंज द स्पीड ऑफ द वीडियो। ओके, नाउ सम ऑफ दीज चेंजेस में बी क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल। ये जो चेंजेस हैं, इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियरल या रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, ये हमें कुछ तो क्लियरली विजिबल होते हैं, ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, व्हाइल अदर अकर्स इंटरनली, ये हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं एंड मे गो अननोटिस्ड, और ये हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। सो इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर एडोलेसेंस। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, एडोलेसेंस की स्टेज, अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है
हमारी लाइफ में, एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देखेंगे कि इसको हैंडल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्यों जरूरी है। ओके, चलिए अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सो 6.1 एक्सरसाइज है ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर्स। टीन एज क्या होता है, जैसे हम 13, 14, 15, 16, टीन आ रहा है ना लास्ट में, 18, 19 तक, तो ये वाली जो एज होती है उसमें ग्रोइंग विद एज, एज के साथ हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ दिया गया है। सो ड्यूरिंग द समर वेकेशन वेंकटेश विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। गर्मी की छुट्टियां हुई तो वेंकटेश अपने नाना नानी या दादा दादी के घर घूमने गया। एज ही एंटर्ड द हाउस हिज 12-year-old cousin देवयानी केम रनिंग टू ग्रीट हिम। अब देवयानी यहाँ पर 12 साल की एक इसकी सिस्टर है, कजिन है, वो इससे मिलने आती है, ग्रीट करने आती है। सो अब देवयानी कहती है वेंकटेश यू हैव अ थिन मस्टाश नाउ। मस्टाश क्या होता है, मूंछों को हम कहते हैं। तो वेंकटेश को देवयानी कहती है अब तुम्हारी एक पतली सी मूंछ दिख रही है। योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज, तुम्हारी आवाज भी चेंज हो रही है। सो वेंकटेश कहता है यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी। देवयानी देखो वो कह रहा है कि देवयानी तुम बहुत लंबी हो गई हो। तो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आवाज, जब हम बोल रहे हैं तो आवाज से भी तो पता चलता है ये बेबी की आवाज है, मतलब कोई छोटा बच्चा बोल रहा है, या कोई ये टीन एज का कोई स्टूडेंट है या बच्चा है वो बोल रहा है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज से लग रहा है कि ये मैच्योर है, एडल्ट है, राइट। सो वॉइस भी चेंज होती है और हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और एनी अदर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी। इस तरीके से जो बातचीत हो रही है कि आपने क्लास 5 से 8 तक जब हम जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं स्टूडेंट्स को देखते हुए, ठीक है, कि हाइट कितनी है, एक जार लेना है, बिहेवियर कैसा है, राइट। कुछ ये सारी चीजें आपको नाम नहीं लिखना है और स्लिप में एंट्री राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग द स्टूडेंट्स एंड प्लेस देम इन jar. Now mix all the slips received from the students in the class and unfold the collected slips one by one. अब सभी जो जार में स्लिप्स हैं उनको मिक्स कर दीजिए और एक एक करके अब स्लिप निकालना है और पढ़ना है। Based on the information on the slips, discuss the changes with the student in class. अब जो चेंजेस हमने लिखे हैं उस पे, जो भी आपके आ रहे हैं ओपन करने पे एक एक स्लिप में जो चेंजेस लिखे हैं उसको डिस्कस करना है। What were the most commonly observable changes among students as mentioned on the slips? List these in table 6.1. यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो चेंजेस आपने देखे हैं या लिखे हैं बच्चों ने, उनको यहाँ क्या क्या चेंजेस हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे फिल करके लिखना है टेबल में, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। तो जैसे ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पर मोस्ट कॉमन चेंजेस। सो हाइट में क्या चेंज हुआ, क्या देखा आपने क्लास 5 से 8 तक जाने वाले बच्चों के बीच में, वेट और स्ट्रेंथ में, अपीयरेंस में क्या क्या चेंजेस हुए ये। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म पे लिखा है, आप लिख सकते हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हाइट, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव ग्रोन टॉलर इन लास्ट फ्यू ईयर। जो बच्चे हैं वो इन 3 सालों में उनकी हाइट टॉल हुई है, मतलब बढ़ी है। वेट और स्ट्रेंथ, कि कुछ बच्चे जो हैं उनका वेट भी गेन हुआ है। अपीयर स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर भी है। जैसे बॉयज शोल्डर्स हैव ब्रॉडेंड, बॉयज की जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, वो थोड़े चौड़े हो गए हैं। तो जैसे यहाँ कुछ चेंजेस दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे हाइट में हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स की हाइट जो टॉल हुई है कुछ पिछले सालों में, 5वीं से 8वीं तक जाने में, ठीक है, टॉलर हुए। वेट और स्ट्रेंथ की बात करें तो कुछ बच्चों ने वेट गेन कर लिया है। और स्ट्रॉन्गर, जैसे बॉयज की जो कंधे हैं वो ब्रॉडेन यानी चौड़े हो जाते हैं। फिर अपीयरेंस की बात करें, लुक्स की, तो हमने देखा कि अभी मूछें कि एक फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं बॉयज के, है ना। वॉइस चेंज की बात करें तो बॉयज की जो वॉइस है वो डीपर होने लगती है, आवाज डीपर और होर्स, भारी आवाज होने लगती है। और गर्ल्स की भी आवाज में चेंजेस आते हैं, स्लाइट मतलब थोड़े से चेंजेस आते हैं। सो हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज चेंजेस, क्या आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अब किस क्लास में है, क्लास 7th में है। इफ यस देन इट इज बिकॉज यू आर ऑल्सो रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग भी इस एडोलेसेंस की स्टेज में धीरे धीरे आ रहे हैं, इसीलिए आपकी आवाज में, आपकी हाइट में, आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं। दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 10 years ऑफ एज एंड कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19। 10 से स्टार्ट हो सकता है, 10 के बाद से, और 19 तक ये कंटिन्यू रहता है। इट इज यूजुअली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये एक डेवलपमेंट की स्टेज होती है जिसमें बचपन से, चाइल्डहुड से हम एडल्टहुड, मैच्योरिटी की एज तक जाते हैं, और इस स्टेज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे जो भी हमने टेबल फिल किया इसको एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सो व्हाइल एनालाइजिंग टेबल 6.1 यू माइट हैव नोटिस द फॉलोइंग। आपको कुछ चीजें कॉमन दिखी होंगी, उसके बारे में यहाँ दिया है। जैसे इंक्रीज इन हाइट, आपकी हाइट बढ़ती है। फ्रॉम बर्थ, जन्म से, आवर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट।
However, the increase in height becomes more prominent during adolescence. बचपन से जब हम बहुत छोटे जन्म लेते हैं तब से ही हमारी हाइट इंक्रीज होना शुरू होती है, लेकिन जब हम एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं तो हमारी हाइट बहुत जल्दी ग्रो करती है और आपने देखा होगा एक एज के बाद जाकर हमारी हाइट जो है वो ग्रो होना बंद हो जाती है, राइट? सो यही होती है एडोलेसेंस की स्टेज जहां पर हाइट हमारी जल्दी से ग्रो होती है. देन चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ. जैसे as boy grow, it might be seen that along with growing taller, they gain weight, their shoulders might become a bit broader and their chest may get wider. जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, उनके जो शोल्डर है ये वाला जो एरिया है ये वाइडर होता है, ब्रॉडर होता है और चेस्ट भी वाइडर होता है, सीना भी जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है. गर्ल्स ऑल्सो अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट. गर्ल्स जो है उनकी भी हाइट और वेट में चेंजेस आते हैं और अदर बॉडी जो हमारा अदर बॉडी पार्ट्स है लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी गर्ल्स का भी जो सीना होता है वहां पर भी हमें उभार देखने को मिलता है जिन्हें हम ब्रेस्ट बोलते हैं. तो ये बॉडी में इस तरीके से चेंजेस आते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट दिया है कुछ और चेंजेस हैं. तो यहाँ दिया है चेंजेस इन वॉइस. आवाज में भी चेंज होती है. इन एडोलेसेंस वॉइस, द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ वॉइस दैट साउंड्स हॉर्स. हॉर्स मतलब होता है एक भारी आवाज, है ना? इस तरीके से एडम एप्पल, गले के पास आप देखेंगे तो छोटा सा इस तरीके से क्रिएशन आपको दिखने लगेगा जिसे बोलते हैं एडम्स एप्पल. द वॉइस बॉक्स इज अ स्ट्रक्चर इन आवर थ्रोट दैट हेल्प्स अस टू स्पीक. हमारे गले में वॉइस बॉक्स होता है जिससे हमें बोलने में मदद मिलती है. द ग्रोथ मे बी सीन एज अ बम्प इन थ्रोट रीजन एंड इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल. इस तरीके से आवाज चेंज होते वक्त आपको गले में एक दिखेगा कि कुछ चेंज हो रहा है, ये प्रोट्रूड हो रहा है बाहर की तरफ, इसे कहते हैं एडम्स एप्पल. हाउएवर इट इज नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअली. सब में देखने को नहीं मिलता है लेकिन मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये देखने को मिलता है. द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रो इन एडोलेसेंस गर्ल्स बट इट इज नॉट एज बिग एज इन द बॉयज लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंज इन वॉइसेस. लेकिन ये जो एडम्स एप्पल है, गर्ल्स की भी वॉइस चेंज होती है बट इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती है, इसीलिए ये जो एडम्स एप्पल है कम नोटिस होता है गर्ल्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट चेंज दिया हुआ है अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. बाल छोटे छोटे हमारे बॉडी हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज सच एज आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन. सो हमारी बॉडी में अलग अलग एरिया में, जैसे बाह के नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पर, प्यूबिक रीजन जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस वाले एरिया में, वहां पर भी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर्स. जो लड़के हैं उनके फेस पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं which later grows into moustache and a beard as they move towards adulthood. फिर मूछे और दाढ़ी में ये ग्रो होने लगते हैं जब हम और ज्यादा एडल्टहुड की तरफ जाने लगते हैं. Some boys may also develop chest hair and back hair. कुछ जो बॉयज हैं उनके चेस्ट पे भी हेयर आने लगते हैं, बैक पे भी, पीठ पे भी हेयर आने लगते हैं. Though few boys may have no significant hair growth, variations in and timing of appearance of hair growth is completely normal. कुछ लड़के हैं, जरूरी नहीं है सबके ही सीने पे बाल आए, लड़कों के है ना पीठ पे बाल आए, कुछ बच्चों में ये अलग होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो और ये कंप्लीटली नॉर्मल है ना, कि किसी के बाल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है. देन चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमर्जेंस ऑफ पिंपल्स. सो अब स्किन में भी चेंजेस आते हैं, पिंपल्स ग्रो होने लग जाते हैं, देखेंगे पिंपल्स इमर्ज हो रहे हैं हमारे चेहरे पे. अनदर कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर्स इज अ स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने. एक्ने हमारे फेस पे दिखने लग जाते हैं इस समय में. इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल अपीयर्स. पिंपल्स यानी रेड कलर के आपको दाने दाने देखने को मिलेंगे फेस पे. दीज आर कॉमनली विजिबल ऑन फेस. एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सिक्रेशन फ्रॉम स्किन ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स एंड लीड टू इन्फेक्शंस. अब क्या होता है, ये जो एक्ने है किस कारण से होता है, हमारी जो स्किन है एडोलेसेंट एज में आकर बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेट करती है जिसके कारण जो स्किन के पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शंस होके इस तरीके से पिंपल्स ग्रो होते हैं. व्हाइल एक्ने इज अ कंडीशन, पिंपल्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. एक्ने जो है उस कंडीशन को हम कहते हैं. ठीक है, नाउ अ की पॉइंट टू रिमेंबर. अब यहाँ याद रखने के लिए एक बात दी गई है, वेदर इट इज अ चेंज इन हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट the timing, nature and extent of these changes vary among individuals. These variations are completely normal. जो अभी मैंने आपको समझाया
किसी को जल्दी हेयर ग्रोथ हो सकते हैं, किसी को जल्दी पिंपल्स आना स्टार्ट हो सकते हैं, किसी में टाइम लग सकता है। तो इसीलिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसी टाइम में होगा, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये नॉर्मल है कंडीशन। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस एडोलेसेंस एट हिज और हर ओन पेस एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका ड्यूरेशन जो है अलग हो सकता है और स्टार्टिंग का टाइम भी अलग हो सकता है। तो इसीलिए ये नॉर्मल है। अगर किसी को देर से हो रहा है या जल्दी हो रहा है तो इसे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। नाउ we have understood some of the changes that take place during adolescence, particularly those that are easily observable. हमने कुछ ऐसे चेंजेस की बात की जिसे हम आसानी से अपनी बॉडी में देख सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, फेशियल हेयर आ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं। तो ये सब चीजें तो हमें ऑब्जर्व हो रही है ना, दिख रही है। उन चेंजेस की तो हमने बात कर ली। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस लाइक चेंज इन वॉइस, द ग्रोथ ऑफ फेशियल चेस्ट हेयर इन boys and development of breast in girls are not directly involved in process of reproduction. ये जो चीजें हैं जैसे आवाज का बदलना या जो सीने पे बाल आ रहे हैं लड़कों के या फेस पे बाल आ रहे हैं जिससे दाढ़ी मूंछ आगे चल के ग्रो होती है, या फिर लड़कियों के हमने देखा कि ब्रेस्ट डेवलप हो रही हैं। तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, मतलब बेबी या हम अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग यानी न्यू बॉर्न अगर हमें लाना है या रिप्रोड्यूस करना है तो उस प्रोसेस में ये सारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने पढ़े, जैसे आवाज का चेंज होना, हेयर ग्रो होना या ब्रेस्ट का डेवलप होना गर्ल्स में, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हाउएवर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल्स। लेकिन जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनने लगते हैं तो हमें अंतर देखने को मिलता है। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलता है मेल्स में और फीमेल्स में। कैसे हम किसी को देखकर कह देते हैं कि मेल है या फीमेल है? कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे उस तरीके से ग्रो होते हैं, जैसे अभी मैंने फेशियल हेयर की बात की तो वो तो बॉयज को होते हैं, गर्ल्स को कम होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपने देखा होगा, राइट? सो इससे हम अंतर पता कर पाते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए ये जो चेंजेस हैं आवाज में, हाइट में, हेयर ग्रोथ में, इसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेक्सुअल मतलब होता है जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, जेंडर यानी मेल है या फीमेल है। सो ये सेकेंडरी हम जेंडर बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इनको। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइन दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। ये जो सेकेंडरी चेंजेस हो रहे हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, नेचुरल साइन है कि हमारी बॉडी जो है एडल्टहुड के लिए, मतलब अब हम मेच्योर होने वाले हैं, इसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये जो चेंजेस है ये शुरुआत है किस चीज की? प्यूबर्टी तक पहुंचने के लिए। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज द स्टेट इन विच द बॉडी ऑफ एन एडोलेसेंट अंडरगोज एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो प्यूबर्टी वो स्टेज है जिसमें किसी भी बच्चे की या किसी भी एडोलेसेंट की बॉडी जो है वो पूरी अंडरगो होती है, मतलब जाती है चेंजेस के लिए, एक्सटर्नल चेंजेस के लिए मतलब बाहरी जो दिख सकता है, और इंटरनल चेंजेस के लिए शरीर के अंदर भी चेंजेस होते हैं। सो बाहरी और आंतरिक जो चेंजेस है इससे एक एडोलेसेंस मतलब एक टीनेजर की बॉडी डेवलप होती है ताकि वो एडल्ट में चेंज हो जाए और कैपेबल हो, मतलब अब वो रिप्रोड्यूस कर सके, एक अपने जैसे बेबी को जन्म दे सके। ओके, सो ये हो गया प्यूबर्टी। तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा एडोलेसेंस और एक हमने पढ़ा प्यूबर्टी। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 6.2 में यहाँ दिया है चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। कैसे पता चलता है कि कोई भी मेल या जो फीमेल है, मेल या फीमेल है, ये अब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, मतलब के थ्रू अब बेबी बॉर्न हो सकता है या बच्चे को ये जन्म दे सकते हैं। सो एडोलेसेंस इज मार्क्ड नॉट ओनली बाय ऑब्जर्वेबल चेंजेस। एडोलेसेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे चेंजेस जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो ही सिर्फ नहीं हो रहा है, बट ऑल्सो बाय इंटरनल चेंजेस। कुछ हमारे अंदर भी चेंजेस होते हैं जो कि दिख नहीं सकते बाहर से, नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा ही एक चेंज है, वन सच चेंज इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसके बारे में आगे दिया हुआ है। सो मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा चेंज है ऑफ वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये हेल्प करता है। तो क्या चीजें हैं वो आगे पढ़ते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंजेस ग्रेजुअली। ऐसे चेंजेस जो हमें बाहर से नहीं दिख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स में ही होते हैं, बॉयज में भी होते हैं और धीरे धीरे हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। एंड दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ये सारे चेंजेस नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, ये होते ही हैं हमारी बॉडी में जब हम बढ़ रहे
होते हैं तो एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल चेंज एसोसिएटेड विद एडोलेसेंट गर्ल्स इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ऐसा ही एक चेंज है जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, मतलब जो लड़कियां, जो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, जब एडोलेसेंट स्टेज में आती हैं तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो जाते हैं। ऑनसेट मतलब स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे साइकिल वर्ड क्यों यूज हुआ है? It recurs generally every 28 to 38 days and is more commonly known as the period. इसे हम पीरियड भी बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। हर मंथ में 28 से 30 दिन के बाद हर बार ये रिपीट होता है, इसीलिए इसे साइकिल या पीरियड्स बोलते हैं। हर 28-30 दिन के बाद 28 से 30 डेज के अंतर में या थोड़ा ऊपर नीचे डेज हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड स्टार्ट होते हैं फीमेल में जो एडोलेसेंट स्टेज में है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मेनी हेल्दी गर्ल्स में हैव लॉन्गर और शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेंजिंग फ्रॉम 21 to 35 डेज। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 28 से 30 डेज के बाद ही स्टार्ट होगा, 21 से 35 डेज भी हो सकता है। मतलब हर 21 दिन में भी किसी को पीरियड्स आ सकते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकता है, या 35 डेज के गैप में भी, या 22, 23 ये डेज गैप हो सकते हैं नेक्स्ट पीरियड्स के आने के या नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके स्टार्ट होने के। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस एंड इज वन ऑफ द साइन ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, इस तरीके से टाइम टू टाइम, मतलब हर 21 से 35 दिन के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो ये इंपॉर्टेंट एक नेचुरल प्रोसेस है जो ये दिखाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो गुड है, अच्छी है। बेबी को, न्यू बेबी को बॉर्न देने के लिए हेल्थ जो है फीमेल की वो अच्छी है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से 21 से 35 दिन के गैप में बार बार आ रहे हैं तो। ओके, द फेज ऑफ साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम द बॉडी इज रेफर्ड टू एज मेंस्ट्रुएशन। सो इस साइकिल का, जो ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मान लो आज डे 1 है, जिस दिन से ब्लड स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना, हमारी बॉडी से बाहर निकलना, तो उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होते हैं, ये फीमेल्स को अभी तक बहुत सारे बच्चे आप में से समझ चुके होंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि मंथ का एक दिन ऐसा आता है जिस दिन जो फीमेल है या गर्ल्स हैं उनको प्राइवेट एरिया से ब्लड डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ओके, और ये कुछ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन इस ड्यूरेशन तक स्टे करती है। इतना फ्लो होता है 5 दिन, 4 दिन, राइट। फिर वो अपने आप रुक जाता है। फिर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 21 दिन का हो सकता है, 22 दिन का या 35 दिन तक का, इसमें फिर से वो साइकिल स्टार्ट होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और फिर 3 दिन, 4 दिन तक फ्लो रहता है और उसके बाद ये जो फ्लो है अपने आप रुक जाता है। ओके, यही यहाँ पर दिया गया है कि इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन तक ये फ्लो बना रहता है। सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग दीज डेज। जब पीरियड्स आते हैं तो बॉडी में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। सो ये जो डिस्कम्फर्ट है या पेन है, ये लोअर एब्डोमेन, जो पेट का निचला हिस्सा होता है, वहां पर ये पेन होता है जब भी मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे स्टार्ट होते हैं ड्यूरिंग दीज डेज। ये जो हमने अभी देखा 3 से 7 दिन का जो समय होता है, किसी के पीरियड्स 3 डेज तक रहते हैं, किसी के 7 दिन तक रहते हैं। सो इस पीरियड में बहुत ज्यादा पेन किसी को फील होता है, किसी को नॉर्मल ही पीरियड्स होते हैं। यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55 मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है उनको लाइफ टाइम ये पीरियड्स आते हैं, नहीं, 45 से 55 की एज तक ये जो पीरियड्स है वो खत्म हो जाते हैं, अपने आप ही एंड हो जाते हैं, मार्किंग द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड स्टॉप हो गए। अभी हमने देखा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आ रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी है, कि बेबी रिप्रोड्यूस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब 45, 55 की एज होती है तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, अब पीरियड्स नहीं, तो उस वक्त जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी है विमेन की लाइफ की, इसका मतलब वो एंड हो गई है, अब बेबी बॉर्न नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसमें शर्माना नहीं है पढ़ते वक्त, समझते वक्त, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर बच्चे को होनी चाहिए, चाहे आप गर्ल हैं चाहे आप बॉय हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी, अगर मान लीजिए आप बॉय हैं, आपको पता है कि कोई जो हमारी सिस्टर है या
या जो क्लासमेट्स हैं वो पीरियड्स पे हैं तो आप उनकी टेक केयर कर सकें, उनको आप समझ सकते हैं कि उस वक्त थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में रहते हैं तो हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं या हमारी तरफ से उनको कोई भी प्रॉब्लम उस पीरियड में नहीं होनी चाहिए। और जो गर्ल्स हैं तो पीरियड्स को कैसे हैंडल करना है ये उनको खुद भी अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अच्छे से इसको डिटेल में समझिएगा, मुझसे जितना हो पाया मैंने समझाया, अभी आगे भी है चैप्टर में, क्लास में भी जब मैम समझाएंगे या सर समझाएंगे तो आपको ध्यान से समझना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशंस को लेकर, ये जो पीरियड्स होते हैं इसको लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स क्या होते हैं? बहुत सारी अफवाह बोल सकते हैं या लोगों में गलत धारणाएं बैठी हुई हैं। जैसे देयर आर मेनी रॉन्ग बिलीव्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन दैट ऑफन लीड टू अननेसेसरी फियर, शेम और इवन गिल्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों में हम कह सकते हैं गलत अंधविश्वास है जिसकी वजह से लोगों के अंदर पीरियड्स को लेकर डर है, उन्हें शर्म महसूस होती है, इवन गिल्ट भी फील होता है कि क्यों हो रहे हैं पीरियड्स। तो ऐसे क्या है? दीज बिलीव्स हैव गिवन राइज टू सर्टेन मिथ्स एंड टैबूज। ऐसी जो बिलीफ है, विश्वास है, इसकी वजह से बहुत सारी गलत धारणाएं एस्टैब्लिश हो गई सोसाइटी में। Among such myth, ऐसे जो कुछ myths हैं उसमें है physical isolation of menstruating girl is unfortunately still quite prevalent. Prevalent मतलब अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडिया के बहुत से पार्ट में आप देखेंगे जो गर्ल्स मेंस्ट्रुएट हो रही हैं या उनके पीरियड्स आते हैं तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है कि ये किचन में नहीं जा सकते या ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते। आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना, कि ये जो 4 दिन या 7 दिन जितने दिन भी पीरियड्स रहता है उस बच्ची का, तो कहते हैं आप अलग हो जाइए या आप अलग खाना खाइए, किसी में टच मत होइए। तो ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि हमने क्रिएट किया, ये नेचर ने दिया है हमें। एंड सच मिथ हैव नो साइंटिफिक बेस, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। बाय एनकरेजिंग अ साइंटिफिक आउटलुक टुवर्ड्स मेंस्ट्रुएशन वी कैन हेल्प सोसाइटी अप्रिशिएट द नीड टू प्रमोट गुड reproductive health of women and contribute positively towards a healthier lifestyle for women। अब अगर हम इसके प्रति साइंटिफिक तरीके से सोचें, है ना, तो हम एक सोसाइटी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लड़कियों की हेल्थ जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उसमें पॉजिटिवली हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और विमेन की हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जुड़े मिथ हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए उन दिनों के लिए, हमें एक साथ खाना नहीं खा सकते या किचन में नहीं जा सकते, कुछ टच नहीं कर सकते, इन बातों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। ओके, नाउ एडोलेसेंट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंज, ऐसा नहीं है एडोलेसेंट में सिर्फ फिजिकल हमारी बॉडी चेंज हो रही है और चेंजेस एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, बट ऑल्सो अबाउट इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। लेट अस डिस्कस देम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी में चेंज हुए हैं या फिर रिप्रोडक्शन जो कैपेबिलिटी है उसमें चेंजेस हुए हैं, हमारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं और बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, उसके बारे में अब आगे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सो Emotional and behavioral changes in adolescence. कैसे? Take a moment to think if there are any changes in your emotion or behavior or that of your classmate and friends in the past 1 or 2 years. These changes may be exciting, confusing or both. So आपने देखा होगा आपके क्लासमेट्स में, आप में पिछले 1-2 सालों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो बहुत एक्साइटिंग भी हो सकते हैं या कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। Let us list some of the emotional changes in this table. इसमें हम लिखेंगे their probable effects और probable यानी इन चेंजेस के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बिहेवियर पे, एंड वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ की इमोशनल चेंजेस दिए हैं, मूड स्विंग्स होना, प्रोबेबल इफेक्ट, इसका बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है। मूड स्विंग मतलब अभी कुछ अच्छा लग रहा है एकदम से कुछ खराब लगने लग गया, या कुछ खराब लग रहा है एकदम से हम खुश हो गए, एकदम से बुरा लग रहा है एकदम से अच्छा लग रहा है, तो मूड स्विंग्स होना। सो इससे बिहेवियर में क्या चेंज आता है। एंगेज इन वेरिड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज एंड दैट में लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इस समय जब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं तो हमें अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना चाहिए जिससे कि क्रिएटिविटी आए और इनोवेशंस यानी नई नई चीजें जानने का मौका मिले। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत ज्यादा हम किसी से जुड़ जाते हैं, अगर वो हमारे पास ना हो तो हमें बुरा लगने लग जाता है। किसी चीज को हम पसंद करते हैं और वो टूट जाए या हमसे गुम हो जाए तो हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाना, है ना। इससे सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी जो हमारे सेंस करने का तरीका है। सेंसिटिविटी मतलब होता है कि किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा इमोशन
इमोशनल हो जाना। सो वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ, कंपैशन, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क। कंपैशन, इससे हमारे अंदर दया की भावना डेवलप होती है हमारी बॉडी में, इमोशंस के तौर पे देखे तो, है ना। सोसाइटी के लिए काम करने का मन करता है। तो ऐसे कुछ और चेंजेस की बात करनी है तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। जैसे ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कुछ जानने की हमारी इच्छा बहुत बढ़ जाती है, ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टाइल और हैबिट्स, कि जैसे कुछ बच्चे कहेंगे मुझे बॉडी बनानी है, कुछ कहेंगे मुझे अपने बाल ग्रो करने हैं, तो कुछ जानना, हर वक्त एक्सपेरिमेंट्स करने की हमारे मन में इच्छा होती है। तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, नए नए स्किल्स सीखने चाहिए, साइंस या आर्ट क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए। कंपैशन यानी दया की एक भावना डेवलप होती है, जिसमें हेल्पिंग फ्रेंड्स और नीडी पीपल, गेटिंग इन्वॉल्व इन स्कूल कैंपेन, जो स्कूल कैंपेन वगैरह होते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम मदद करते हैं। कंटिन्यू सोशल वर्क, पार्टिसिपेट इन चैरिटी इवेंट्स एंड स्प्रेड काइंडनेस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। सो while discussing table 6.2, you may have explored the diverse behavioral changes in adolescence. ये जो हमने अभी पढ़ा टेबल में कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो हमने देखा किस तरीके से बिहेवियर में चेंज आता है। दिस इज बिकॉज एडोलेसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्गर इमोशंस देन चाइल्डहुड। ये जो बचपन होता है हमारा, उस वक्त के कंपैरिजन में इमोशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब हम एडोलेसेंस फेज में होते हैं। दीज इमोशंस माइट अफेक्ट एडोलेसेंस बिहेवियर लाइक taking up social initiative to support needy and the disadvantaged, or developing deeper interest in new areas, नई नई चीजों की जानकारी लेना, दूसरों की मदद करना। Understanding how our emotion influence our behavior and action can help us make better choices and respond to the situation thoughtfully. अगर हम सही से चीजों को समझें कि हमारी बॉडी में इमोशनल जो चेंज हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर और एक्शन में चेंज क्यों हो रहे हैं, तो हम अच्छे चॉइसेस कर सकते हैं और जो भी सिचुएशन आती है उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Okay, so with this we are done with part 1 of this chapter. I hope all of you are loving these videos. कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड है, जो आने वाले चेंजेस हैं उससे रिलेटेड है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ चीजें अगर चेंजेस चाहते हैं या कैसा आपको चैप्टर लगा, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो आई विल वेट फॉर दैट। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.